एक बार घर पे पढ़ा था क्या उसको? 135 हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। तुम लोगों ने घर पे पढ़ा था उसको एक बार भी? वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्यों नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों? ए? हम हमेशा बोलते हैं ना कि दो एटीट्यूड होता है। लेट मी सी व्हाट द इंस्टीट्यूट आस्क, लेट मी सी। जो पूछेगा सवाल उनने ऐसे पूछ लिए जो हमको समझ ना आए, तो जवाब भी ऐसे दे करके आएंगे जो उनको समझ नहीं आए कि क्या लिख के आया। लॉ में तो कर भी सकता है ना ऐसा, एज पर अ वेरी लेटेस्ट अमेंडमेंट। इतना लेटेस्ट है कि निर्मला सीतारमन दुनिया को नहीं बताया, पहले हमको बता के आया है। अच्छा, 134 बचा हुआ है, खाली एक ही सेक्शन इसके अंदर, बाकी सब हम लोगों का हो गया। ओके। एक बच्चा एक बार हमको फाउंडेशन में एक डाउट पूछा था, हम आज तक उसका डाउट को यूज करते हैं। हमको ऐसा डाउट पूछा था कि हमारा आंख से आंसू निकल गया, हमारा आंख से आंसू निकल गया। तुम लोग को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अच्छा। ओके, तो हमारा आंख से आंसू क्यों निकल गया प्यारे बच्चों? सवाल उसका ऐसा था, उसने मेरे को फाउंडेशन में पूछा कि सर कंपनी के अंदर फाइनेंशियल, मतलब कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट सबको कौन साइन करता है? बच्चा का सवाल बहुत अच्छा था कि सर ये कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स को कौन साइन करता है? तो वो बेचारा फाउंडेशन में था, ज़्यादा उसको इंटर का बात समझाता तो वो बेहोश हो जाता, और वो होता नहीं होता, बाकी लोग जो और भी बैठा हुआ था वो मारता हमको कि साला उसका डाउट है, हम लोग का माथा क्यों खराब कर रहा है। तो हम उसको एक ही बात बोला, डॉक्यूमेंट कौन साइन करता है ये तुम एक बार में नहीं बता सकता, तुमको अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग लोग दिया हुआ है। तो कुछ बात तुम यहाँ पढ़ेगा डॉक्यूमेंट साइन करने का, कुछ चैप्टर 2 में भी पढ़ेगा साइन करने का बात, ठीक है। तो पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करता है, ये बात लिखा हुआ है किस सेक्शन के अंदर? 134 के अंदर, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसको कौन साइन करेगा, कौन अप्रूव करेगा। तो लिखा हुआ है, देखो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो कोई बातें नहीं, पहले बताया ब्यूटाइटिस होता है, ठीक है। विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो पहले भी बता चुका है, एडॉप्ट और अप्रूव दो वर्ड बताया था ना। बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय, तो कौन साइन करेगा? साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेर इज ऑथोराइज बाय द बोर्ड और बाय 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच वन शैल बी एमडी। तो नंबर ए कैटेगरी में कौन आ रहा है? चेयरमैन, चेयरपर्सन या चेयरमैन बोल दो, और 2 डायरेक्टर जिसमें से एक होगा कौन? एमडी। जैसे रिलायंस में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मुकेश अंबानी हमारे कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही, तो मुकेश अंबानी बोर्ड का चेयरमैन है, तो अगर उसको ऑथोराइज किया हुआ फाइनेंशियल साइड करे तो मुकेश अंबानी करेगा, वरना 2 डायरेक्टर जिसमें एक तो मुकेश अंबानी को होना ही पड़ेगा। फिर लिखा है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लिखा है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसमें लिखा है सीएस। देखो एक थोड़ा सा तुमको ना, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये वैसे ना तुमको ऑडिटर्स में और डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, अभी तुमको थोड़ा बेस क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 203 बोल के पहला बार एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, लॉ मेकर्स ने 203 सेक्शन एक इंट्रोड्यूस किया था 203 कंपनीज एक्ट के अंदर। वो क्या सेक्शन था एक्चुअली? जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो देश में ना बहुत सारा फ्रॉड हुआ था, सहारा का, सत्यम का, उसके बीच में ये बना था, ड्राफ्ट बना था, और उसके बीच में ये आया था। तो जब फ्रॉड होता है ना, तो लॉ मेकर ने देखा कि फ्रॉड कहाँ कहाँ होता है, तो बोला 3 डिपार्टमेंट होता है जहां पर फ्रॉड हो सकता है। पहला होता है मैनेजमेंट का लेवल पे, कि मैनेजमेंट उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, मैनेजमेंट का लेवल पे फ्रॉड हो सकता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल का लेवल पे, पैसा का हेरा फेरी करता है, मेन तो ये भी होता है। और तीसरा होता है कानूनी कंप्लायंस में हेरा फेरी करता है, लॉ बोला ये करो तुम ये नहीं करना, लॉ बोला ऐसे ऐसे प्रोसीजर करो तुम ये नहीं करना। 3 ही जगह पे झोल हो सकता है, या तो टॉप मैनेजमेंट करने में झोल झपाटा कर रहा है, पैसा में झोल झपाटा कर रहा है, या फिर कानून का फॉलो में झोल झपाटा कर रहा है। तो 203 जो नया कंपनीज एक्ट पे लेके आया, वैसे सीए फाइनल का विषय है, 203 जो कंपनीज एक्ट लेकर के आया, वो बोला
कि हर एक कंपनी को, जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसको बोला, हर बड़ा बड़ा कंपनी को 3 लोग मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। एक होगा कौन, एमडी, एमडी टाइप का आदमी, एमडी मैनेजर उस टाइप का आदमी। वो कौन होगा, वो मैनेजमेंट लेवल पे हेड होगा और उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो सीधा उसका गर्दन काटेगा। एक होगा फाइनेंस लेवल पे, उसका नाम दीजिए सीएफओ, मैंडेटरी होगा। और एक हो गया लॉ, लॉ में कौन दीजिए सीएस। तो एमडी, सीएफओ, सीएस, समझ में आया, 3 का मैंडेटरी अपॉइंटमेंट कर दिया। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़ा बड़ा जो कंपनीज होता है ना, क्या आपको मालूम है उसमें सीएफओ कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है। हर बड़ा कंपनी का डेजिग्नेटेड सीएफओ जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो हम लोग का जब बातचीत होता है तो हम लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट का मीटिंग वगैरह होता है, उसमें भी जो रिनाउंड प्रोफेशनल आते हैं वो यही बोलते हैं, आप कंपनी में जॉब कर सकते हो तो आप एट मैक्स कहाँ तक पहुँच सकते हो, आपकी खुद की कंपनी नहीं है तो सीएफओ डेजिग्नेशन तक आप पहुँच सकते हो, दैट इज द टॉप पोस्ट लेवल। और सीएफओ बहुत बड़ा बात होता है। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल्स भी कौन साइन करेगा, बोला देखो ना, ये लोग का नाम डाल दिया, सीएफओ, 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरपर्सन को डाल दो, और कंपनी सेक्रेटरी वेयर दे आर अपॉइंटेड। तो 203 हर एक को तो नहीं बोलता, 203 हर एक को तो नहीं बोलता, 203 तो सिर्फ लिमिटेड लोगों को बोलता है। तो बोला कि जहाँ जहाँ अपॉइंटेड है वहाँ पर ये लोग तो साइन करेगा ही करेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, सीईओ, सीएफओ और सीएस वाला समझ में आया ना। और टॉप में क्या बोला, चेयरपर्सन इफ इज सो ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, या फिर 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। और सीईओ क्या होता है, वेरी गुड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ नहीं होता, एक डेजिग्नेशन होता है, एक डेजिग्नेशन होता है। तुम अपना कंपनी, मैंने एक सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीईओ होना पड़ेगा। लॉ का कोई भी सेक्शन सीईओ बोल के डेजिग्नेशन नहीं देता। जनरली क्या होता है, मान लो हम लोग का कंपनी में अलग अलग डिवीजन कर दिया हम लोग। कई कंपनीज क्या करता है, जोग्राफिकली डिवीजन कर देता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट होने से। तो हम क्या करते हैं, हर डिवीजन का एक सीईओ बना देता है। मेरा कंपनी में एमडी समझ में आ गया कौन है टॉप का, तो हम क्या बोल देते हैं, भाई आयुष मेरा सीईओ है ईस्ट डिवीजन का। समझ में, सुना होगा आप लोग को, पता नहीं, कभी ध्यान करो, सीईओ ईस्ट डिवीजन का, यस। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन का सीईओ मेरा आयुष होगा। तो एक पर्टिकुलर पार्ट का हेड बना दिया। या फिर मान लो मेरा कंपनी है, आईटीसी टाइप का कंपनी है, हम होटल भी चला रहे हैं, हम एफएमसीजी का काम भी कर रहे हैं, हम टोबैको भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हम क्या किया, टोबैको का सीईओ इसको बना दिया। तो हम क्या बोलेगा कि जो मेरा टोबैको प्रोडक्ट है उसका सीईओ आयुष है। मतलब समझ रहे सीईओ कंसेप्ट कहाँ आते हैं, समझ रहे तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, समझा कि नहीं, कि सीईओ कंसेप्ट का मतलब टॉप का आदमी तो टॉप में ही रहेगा। अब जैसे मुकेश अंबानी है, अब रिलायंस के अंदर तो कितना डिवीजन है, कितना काम होता है, तो एक काम का अगर पर्टिकुलर हेड अपॉइंट करना है तो हम क्या बोल देगा, ये डिवीजन का सीईओ फलाना फलाना है। एमडी तो टॉप लेवल पे बैठेगा, एमडी और सीएस और सीएफओ समझ गए, सीईओ समझ में आ गया ना कहाँ कैसे रिप्रेजेंटेड होता है। तो फाइनेंशियल्स कौन साइन करता है, चेयरपर्सन वेयर इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, या फिर 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ, सीएफओ, सीएस वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड है तो करेगा, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, लॉ में नहीं लिखा सीईओ अपॉइंट करना है। कुछ कंपनीज को सीएफओ और सीएस मैंडेटरी और एमडी मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, उन लोगों को अपॉइंट करना है तो उन लोग का फाइनेंशियल साइन होगा ही होगा। अगर 1 पर्सन वाला कंपनी है, जिंदगी में एक ही आदमी है, तनहा आदमी है, तो बोला कोई बात नहीं, एक ही डायरेक्टर, वो डायरेक्टर साइन करने से काम हो जाएगा। तो पहला हम आपको बताया कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल्स को कौन साइन करेगा। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ बेटा मैंने आपको बताया था एक बोर्ड रिपोर्ट भी बनता है, मैंने बताया था ना आपको, बोर्ड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था, बोर्ड रिपोर्ट एक बनता है। अरे कोई नहीं बोल रहा जीवन में कि एक बोर्ड रिपोर्ट बनता है, दिखता है, सब बताया था ना पहले, कोई नहीं बोल रहा है। तो बेटा वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जाता है वो अभी हम लोग को पढ़ना है, पर हम लोग पहले ये पढ़ रहे हैं कि बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करता है। 134 सबसेक्शन 6 बताता है कि उसको साइन कौन करेगा। तो इसके अंदर सिर्फ कौन है, देखो, चेयरपर्सन इफ इज ऑथोराइज्ड, और वेर इज नॉट ऑथोराइज्ड 2 डायरेक्टर 1 शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर एक ही डायरेक्टर है तो वो अकेला डायरेक्टर साइन करेगा। तो ये तो ऊपर वाला जो पढ़ा था उसमें हम लोग 4 लोग का नाम पढ़ा था, 1 2 3 और 4, 4 लोग का नाम पढ़ा था। इसमें खाली 1 आ गया, बाकी 2 3 4 नहीं आया। समझ में, अरे समझ गया ना।
यहाँ तक ठीक है, साइन कौन करेगा, पहला बात क्लियर हो गया। अब आता है सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भरेगा क्या। अच्छा ये भी एक चीज़ है, ऑडिटर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगा, ये तो मैं पहले से बता रहा हूँ, FSOD होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, बोर्ड रिपोर्ट आता है, ऑडिटर रिपोर्ट आता है, तो पहले से बता रहा हूँ ना मैं, FSOD होता है, तो ये भी 134(2) में भी ये बात लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सर आता है कि ये कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा। देखो इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है पुराने जमाने में एक दो बार आया हुआ है, मेरे को नहीं लगता नया जमाना में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये पूछता है कि कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट बताओ, क्या क्या कंटेंट होगा, तो इसमें से मैं आपको ना 5-6 कंटेंट बता दूंगा। हालांकि एग्जाम में जो पहले एक बार सवाल आया था वो कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ही आया था। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है 134(5), ये बोर्ड रिपोर्ट का अंदर का पार्ट था, उसका कंटेंट पूछा था एक बार एग्जाम में, ठीक है तो मैं आपको ना बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट भी कुछ कुछ याद करवा दूंगा, मैं आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का भी कंटेंट कुछ कुछ याद करवा दूंगा। बाकी आप समझ लो कि MCQ आ गया तो, और इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, समझ में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा भाई बोर्ड रिपोर्ट पे क्या क्या आएगा, तो आपको सारा तो बोलेगा नहीं कि 20-21 पॉइंट है सारा चेप क्या हो, नहीं बोलेगा ना, वो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से देगा, तो आप 8-9 पॉइंट जो भी आपको ध्यान है वो लिख के आना। या आपको MCQ में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी चीजें बताओ डायरेक्टर रिपोर्ट पे आनी आवश्यकता है, समझ में, उसी टाइप का 2 क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा इसमें कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है, इसमें रट्टा मारने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये जो पार्ट है इसमें एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझने में टाइम लगाना है अपने को, ठीक है। हम लोग को पहले तो चैप्टर वाइज देखना है। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने एक डिविडेंड चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको, डिविडेंड याद है। तो डिविडेंड के अंदर इसमें 2 डिटेल देना होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, अमाउंट इट प्रपोजेस टू कैरी टू रिजर्व्स, मैंने आपको बताया था गुल्लक, बेटा शुरुआत ही इस चैप्टर से किया था, हाँ ठीक है मैं वापस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो मैंने बताया था ना जो अभी पढ़ा रहा हूँ, कि अब गुल्लक होता है एक, सलमान खान का एग्जाम्पल दिया था, मुझसे शादी करोगी वाला फिल्म का था, कोई बात नहीं, फाउंडेशन में कहीं नहीं था, ठीक है चलो। अबाउट इट रिकवर्ड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है, उस समय शायद ये और ये तो आया ही नहीं था, चलो कोई नहीं मैं वापस बता दूंगा, अभी मैं एक बार ऐसे ही समझा देता हूँ। डिविडेंड चैप्टर में हम लोग को बोलना पड़ता है कि कितना डिविडेंड मेरे को शेयर होल्डर को पे करना है, तो ये वाला पार्ट आ गया, कितना डिविडेंड हमको शेयर होल्डर को पे करना है। दूसरा पार्ट आ गया कितना अमाउंट में अपने रिजर्व्स में डालना चाहिए, तो रिजर्व कुछ नहीं होता, कंपनी का एक गुल्लक होता है, तो मैं अपने गुल्लक होता है ना, आप लोग भी बचपन में करता होगा पिगी बैंक कि 100 रुपया घर वालों ने पॉकेट मनी दिया तो उसमें से 30 रुपया तो मेरे को पिगी बैंक में डालना है, सेविंग्स। तो ये 2 बातें डिविडेंड चैप्टर में आते हैं कि मुझे रिजर्व्स में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और मुझे कितना अमाउंट डिविडेंड के फॉर्म में वापस देना है, ये 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्लियर है एकदम। इसके बाद डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मैंने तो आपको बोला ही कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का कंटेंट क्या क्या होता है, अगर एग्जाम में लिखना है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो एक तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एक डिविडेंड कितना दे रहे हैं शेयर होल्डर को, एक है कि कितना अमाउंट आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, गुल्लक पे कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आप लिखिएगा। 3 बात एकदम क्लियर हो गया यार, याद करवा रहे, सुनो ना भाई, एग्जाम के लिए 7-8 पॉइंट याद करा रहे, 3 पॉइंट याद हो जाएगा। उसके बाद इसके अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेगा वो होगा ऑडिट एंड ऑडिटर। उससे रिलेटेड क्या होता है सुनो, अगर आपके ऑडिटर ने कोई फ्रॉड पकड़ा है आपके कंपनी में, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, हालांकि फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर के अंदर तो ऑडिट के अंदर भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है, ऑडिटर का एक पूरा एक स्टैंडर्ड है ऐसे 240 कि फ्रॉड डिटेक्शन करने में ऑडिटर का क्या रोल रहता है और पकड़ में आया तो क्या करना पड़ता है। तो मान लो हमने कोई बड़ा लेवल का फ्रॉड किसी कंपनी में पकड़ लिया, तो बोला कि आपने कोई बड़ा लेवल का फ्रॉड अगर किसी कंपनी में पकड़ लिया है तो आपने उसका रिपोर्टिंग जो किया है उसका बोर्ड रिपोर्ट पे भी आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिटर ने फलाना फलाना फ्रॉड हमारे कंपनी में डिटेक्ट किया है और इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं।
दूसरा ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ने इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन रिमार्क दिया इस तरह का, ठीक है, मतलब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, ऑडिट का थोड़ा सा झलक आएगा, आप समझ लो ऑडिट का आज से शुरुआत हो गया, मैं कुछ एक ऑडिट का भी आपको बता रहा हूँ इसमें। ऑडिट का मैं नहीं बताऊंगा तो ये 3-4 वर्ड समझ में नहीं आएगा कुछ भी। देखो ऑडिट मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन दुख क्या होता है कि हमको एग्जाम में वही लिख के आना होता है जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ होता है, सबसे बड़ा दुख का। अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझेगा और प्रैक्टिकली इसको लगाएगा ना, आपको रटने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम इवेल्युएशन प्रैक्टिकली आप जैसे करता है उस बेसिस पे होने लगे ना, हर बच्चा 70+ लेकर के आएगा गारंटी के साथ। पर दिक्कत क्या होता है, एग्जैक्ट थ्योरी वाला भाषा चाहिए, वहां पर मार्क खा जाता है हम लोग। उसको भी आप देखो, मैंने बताया आपको लर्न करने का कई तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, निमोनिक होता है, टेक्निक होता है, इससे हम लोग को मजबूरन लर्न करना पड़ता है। अब मैं आपको एक टॉपिक ऑडिट का ही कराने जा रहा हूँ कि ऑडिटर ऑडिट करने गया, ऑडिटर कौन होता है तो मालूम ही आप लोगों की, तुम लोग ही ऑडिटर बनने का फ्यूचर में जाके। अभी तो तुम लोग पहले आर्टिकलशिप में पूरा खटिया खड़ा करेगा, तुम लोग पहले बॉस का भी और क्लाइंट का भी। उसके बाद क्या होता है, ऑडिटर बेसिकली जब ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपने एक रिपोर्ट देता है, ठीक है। वो रिपोर्ट में 4 तरह का ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। वो 4 ओपिनियन क्या होता है ये समझाने के लिए हम सिंपल एग्जांपल देते हैं रिलेट करने के लिए। अरेंज मैरिज का, किसी के घर में हुआ अभी अरेंज मैरिज हाल फिलहाल के अंदर हुआ? नहीं हुआ। थोड़ा पुराना में किसी के घर पे हुआ अरेंज मैरिज? तो अभी तो ना मत बोलना, भगवान का वास्ता है। हाँ वेरी मोस्ट प्रोबेबली हम सब भी उन्हीं की देन है, अरेंज मैरिज की देन है, ठीक है ना। अब अरेंज मैरिज में क्या होता है, कोई के घर से कोई रिश्ता है, आपका भाई है कोई बहन है, तो भाई है आपका तो कोई लड़की का रिश्ता आया, तो फिर क्या होता है, गांव में कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है जिसका सब जगह पे पता होता है, उसको फ़ोन करके पूछता है कि भाई मेरे बहन भाई के लिए सो एंड सो लड़की का रिश्ता आया। अब वो खबर कराता है गांव में अपने हिसाब से। अब 4 चीज़ें हो सकता है। पहला, उसने फ़ोन करके बोला यार लड़की की रिपोर्ट बहुत सही आई है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तुमने क्या सोचा था कि रिश्ता अच्छा ही होगा, हम जनरली तो ये सोचते हैं, कोई ये सोचता है कि रिश्ता आया तो छोटा ही होगा एक नंबर का, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। हम लोग यही सोचते हैं कि भाई रिश्ता आया अच्छा ही होगा, और बंदे ने भी सामने वाले ने क्या कंफर्म कर दिया कि रिश्ता में रिपोर्ट बहुत सही है, इसका जो बात है बिल्कुल। यानी कि हमारा जो ओपिनियन था क्या वो चेंज हुआ कि अनचेंज रहा, क्या वो मॉडिफाई हुआ कि अनमॉडिफाइड था? अनचेंज था, अनमॉडिफाइड था। तो ये ओपिनियन को हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, समझा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, बंदे ने फोन किया और बंदे ने क्या बोला, बंदे ने बोला कि भाई देख बात ऐसा है कि लड़की के बारे में कुछ एक बात तो पता चला है, छोटा मोटा लेवल पे छोटा मोटा चक्कर था, बस उन कुछ किंतु परंतु को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो लड़की बहुत अच्छी है। ये भी होता है आजकल, तो ये काफ़ी है। तो आपने क्या बोला, आपने कहा कि भाई हमने तो बहुत क्लीन सोचा था, कुछ थोड़ा मोड़ा निकला +-1। तो आपने कहा कि कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उसके अलावा सब सही है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफिकेशन। छोटी मोटी बातों को अगर आप इग्नोर करो तो बाकी सब सही, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड। तीसरा क्या सिचुएशन, उसने बोला भाई लड़की के तो किस्से नहीं है, किस्से हैं। गांव में एक भी व्यक्ति, एक आधा ही होगा जिसके साथ इसने गुल नहीं खिलाया, सबके साथ इसके अच्छे एक बार क्लास करा रहा था तो थोड़ा बड़ा बैच था, वो 20-25-30 लोग, तो एक बच्चा उसमें किसी लड़की का नाम बोल दिया कि तुम्हारा बात हो। ओ भाई माहौल बहुत खराब हो गया उसके। एज ए टीचर बड़ा डेंजर होता है भाई, एनी टाइम पढ़ाना बहुत रिस्की काम हो गया आजकल का, माहौल गर्म हो जाता है। हम एग्जाम्पल देते हैं कि कंसेप्ट ध्यान रहे, उसमें उल्टा पुल्टा चीज जोड़ के, तो मतलब क्या हुआ, तुमने जो सोचा उसके बिल्कुल ही विपरीत निकल गया, एडवर्स चीजें निकली।
और तीसरा लास्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, उसने फोन करके बोला कि भाई मेरे को तो कुछ खबर ही नहीं मिला इसके बारे में, ठीक है, तुम अपना अपना देख लो। इसको हम ऑडिटर भी यही होता है, ऑडिटर सामने वाला का फाइनेंशियल ऑडिट करने जाता है फाइनेंशियल्स को, उसको लगता है कि सब ठीक है, हम सोच के जाता है ठीक होगा, हमको मिला ठीक, तो हम क्या देते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सब सही है। हम सोच के गया था सब ठीक होगा, छोटा मोटा गड़बड़ी हमको मिला देखने को, छोटा मोटा गड़बड़ी हमको देखने को मिला, ठीक है, हम क्या बोलेगा, क्या बाकी सब तो ठीक है, इसको अगर इग्नोर कर दिया जाए बाकी सब तो, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। हम बोला कि हमको तो पता ही नहीं चल पाया ऑडिट करने के बाद भी कि भाई सही है कि गलत है, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, बताएगा तुम लोगों को कभी जब ऑडिट करेगा तब बताइए कि कहाँ ऐसा सिचुएशन आता है ऑडिटर बोल रहा है आपको तो पता ही नहीं चल पाया कि सही है कि गलत है, तो हम बोलते हैं डिस्क्लेमर, आता है ना सीरियल की शुरुआत में डिस्क्लेमर, तो वो शेयर होल्डर को बोलता है भाई हमको तो कुछ पता नहीं चल पाया, तुम लोग देख लेना। और एक हो गया एडवर्स, कि तुम सोच के गया था सही है, पूरा ही फाइनेंशियल्स का दिनादिन धा रखा है, तो तुम क्या देख के आता है फिर एडवर्स, समझ में। तो एक तो होता है मैंने आपको बताया अनमॉडिफाइड होता है ना, और एक मैंने आपको बताया मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। मॉडिफाइड के अंदर 3 आता है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ठीक है, तो क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, समझ में आई ये बात। तो अगर ऑडिटर क्वालिफाइड मतलब एक्सेप्ट थोड़ा बहुत चीज को छोड़ दे तो बाकी सब ठीक है, एडवर्स मतलब पूरा ही गड़बड़ होकर रखा है, और डिस्क्लेमर मतलब पता नहीं चल पाया। अगर ऑडिटर ने ये कोई बात लिख दिया ना अपना रिपोर्ट के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिर अपना एक्सप्लेनेशन और कमेंट देना पड़ेगा। बाय बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क, रिजर्वेशन मतलब कौन कौन सा गलती वो पॉइंट आउट किया, और डिस्क्लेमर मेड बाय ऑडिटर इन दिस रिपोर्ट। और कंपनी सेक्रेटरी भी एक ऑडिट करता है, सेक्रेटरी वो सीए फाइनल का विषय है, तो वो भी अपना एक सेक्रेटरी ऑडिट करता है। सेक्रेटरी ऑडिट में बेसिकली वो जो है कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस चेक करते हैं बेसिकली, सब ठीक है कि नहीं है। ये समझ में आ गया बात। अरे हम कैसे याद करा रहे हैं, 7-8 पॉइंट तो याद करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया डिविडेंड से 2 निकल गया, अबे डिविडेंड का चैप्टर से 2 निकल गया, 2 ऑडिटर का चैप्टर से निकल गया, एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट निकल गया। पास तो वैसे याद हो गया। सीएसआर में दुनिया भर का चीज था, सीएसआर का नोट्स पड़ेगा तो यहाँ डिस्क्लोजर, वहां से 3-4 पॉइंट तो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा लर्न का डे एग्जाम में आ गया तो मेरा 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट तो यही से निकल जाएगा। इसके अलावा मेरे को ना सारा चीज समझना है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग कितना होगा साल के अंदर, उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखा वेब एड्रेस वेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड। अब मैं आपको एक कंसेप्ट कराया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग इनकम टैक्स के अंदर भी एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, आप लोग सुना, इनकम टैक्स के अंदर भी हर बंदा एनुअल रिटर्न एक फाइल करते हैं। हालांकि उसको एनुअल रिटर्न नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। सॉरी, सुना होगा ना कि अगर ऑडिट का केस नहीं है तो 31 जुलाई डेट होता है, वरना अक्टूबर तक लगाना होता है ना, सुना होगा, ऑडिट रिपोर्ट लास्ट डेट है। तो ITR वो इनकम टैक्स के अंदर आपका कितना इनकम है, कितना टैक्स है, उसका एक रिटर्न जाता है, वो भी एक एनुअली जाता है। GST का भी एक एनुअल रिटर्न लगाना पड़ता है। वैसे हमारा कंपनीज एक्ट का भी एक एनुअल रिटर्न जाता है, उसमें कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस का बात बोलता है। तो वो रिटर्न किस में लिखा है, 92 में, सेक्शन 92 बोलता है कि ये एनुअल रिटर्न लगाना। अब दिक्कत क्या होता है, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग होता है ROC के पास। अब दिक्कत ये होता है कि क्योंकि एनुअल रिटर्न का फाइलिंग ROC के पास होता है, शेयर होल्डर को तो डायरेक्टली नहीं मिलता ना। तो पहले क्या बोलता था, पहले बोलता था बोर्ड रिपोर्ट के साथ इसको एनेक्स करो, मतलब बोर्ड रिपोर्ट आगे पीछे क्या लगा दो, एनुअल रिटर्न। अब बोल दिया एनुअल रिटर्न का लिंक वेबसाइट पे डालो, और सॉरी एनुअल रिटर्न को वेबसाइट पे डालो और उसका लिंक बोर्ड रिपोर्ट पे डाल दो कि किसी को जाना है तो वह क्लिक करके सीधा पूरा एनुअल रिटर्न देख सके। तो ये देखो ना, ये लिखा वेब एड्रेस ऑफ द एनुअल रिटर्न, समझ में आया? ओके, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बताया था, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के साथ। कंपनी का क्या पॉलिसी है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट में और उनका तनख्वाह डिसाइड करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन दिखता है, क्या एट्रीब्यूट्स दिखता है, ये सारा का क्राइटेरिया भी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात?
इसमें कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट अंडर 186, सुनो क्या होता है, LGS हम बोलते हैं। ये 186 का सीए फाइनल का गेट, ठीक है। जब 186 समझाने लगता है तो हमको तो 2-2.5 घंटा खाली 186 समझाने वाला, उसके बाद में खत्म नहीं होता। एक सेक्शन छोटा सा मतलब पढ़ने में, पर प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। मैंने कंपनी ने किसी को लोन देना है, कोई गारंटी देना है, सिक्योरिटी देना है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने, सिंपल सा बात है। शेयर होल्डर हमारा कंपनी में पैसा लगाया है, अपना धंधा करने के लिए लगाया कि गांव में खीर बांटने के लिए लगाया है, अपना धंधा के लिए पैसा लगाया ना। तो हमको जब दूसरा को देना है तो उसमें बोला कि अगर एक लिमिट के ऊपर देना है तो 186 बोला शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। और मेन बात 186 क्या बोले, 1 रुपया का भी बाहर पैसा जा रहा है ना, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का फॉर्म पे, तो बोर्ड रिपोर्ट पे उसका डिस्क्लोजर होगा। क्योंकि शेयर होल्डर तुमको पैसा दिया अपना धंधा में लगाने, तुम गांव में खीर बांट रहे, लोन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी के बिहाफ पे, 1 रुपया का भी काम कर रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर तो आएगा ही। सगा संबंधी वाला पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो। स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, अब अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं होता है हम लोग जो आम भाषा में अपना यूज करते हैं। अफेयर मतलब होता है बिजनेस के बारे में बताना होता है आपने, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा चीज है, आप लोग आगे पढ़ेगा, अकाउंट्स में भी पढ़ेगा, ऑडिट में भी पढ़ेगा। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है? 31 मार्च को बनता है। हालांकि 31 मार्च को एग्जैक्ट तो नहीं बनता, आपने अप्रैल में तैयार कर दिया। मई जून को ऑडिटर आया, ऑडिट करने सब कुछ हो गया। सीक्वेंस क्या होता है सुनो, पहले फाइनेंशियल्स बनता है, बोर्ड अप्रूव करता है, फिर ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, ऑडिटर अपने टिप्पणी वप्पणी देते हैं। अगर ऑडिटर ने कुछ गलत सलत दिखा तो फिर बोर्ड रिपोर्ट पे उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है, पहले फाइनेंशियल्स बनता है, अप्रूव होता है, फिर ऑडिटर रिपोर्ट आता है, फिर बोर्ड रिपोर्ट आता है। तुमने अप्रैल में फाइनेंशियल्स बना लिया, जून तक ऑडिट हो गया, सितंबर में एजीएम है, ठीक है, या अगस्त में एजीएम है, तो तुमने जुलाई में बोर्ड रिपोर्ट बन रहा है। तो हो सकता है ना अप्रैल से लेके जुलाई में कुछ एक ऐसा घटना घट गया हो जिससे रिलेटेड तुम चाहते कि शेयर होल्डर का ध्यान आना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी है जील, अभी सुना जी न्यूज, हाँ हाँ, होने का बात था वो कैंसिल हो गया, सोनी के साथ मर्जर होने का बात था वो कैंसिल हो गया। कारण इसका ये है कि उनके जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर कोई फ्रॉड के एलिगेशन लगे, एक तो चंद्रा जी एक और वो है, दूसरा वो कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी का बादल मंडरा रहे हैं। मतलब जिस प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया वहां से कोई रिटर्न आने की संभावना नहीं है। इसके कारणवश क्या हुआ, ये सोनी और जी का मर्जर भी कैंसिल हो गया, इनपे इंसॉल्वेंसी के बादल मंडरा रहे हैं और ये बहुत ही क्विक डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ जो शेयर होल्डर को तुमको नहीं लगता बताना चाहिए हमारा मर्जर कैंसिल होने वाला है, हमारे ऊपर तो बहुत खतरा का बादल मंडरा रहे हैं। तो यही बोला कि कोई चेंजेस आपका हुआ, कोई कमिटमेंट आपने लिया जो फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करता है, कहाँ से, फाइनेंशियल ईयर एंड से लेके आपका जब तक बोर्ड रिपोर्ट बनता है तब तक कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा इवेंट जो आपको, अभी शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा उसमें, किसको है कि जील में लगा के रखा पैसा, नहीं ना, अभी शेयर होल्डर का पैसा उसमें डूबने का कगार पे आएगा, वो डूबेगा ही। अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज प्रूव हो जाता है, फ्रॉड प्रूव हो जाता है इसके ऊपर मालिक लोग के ऊपर, तो फिर अभी एलिगेशन रूमर चल रहे कि जील वाला अदानी को बेचेगा अपना कंपनी, औना पौना दाम पे बेचेगा, तो शेयर्स तो पूरा डूबना ही है। एक अपॉर्चुनिटी कब बनता है, जब पूरा गिर जाए एकदम, मान लो 200 रुपये का शेयर है 20-30 रुपये पे आ गया, फिर अदानी ने टेक ओवर किया, वहां अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर चांस होता है कि आप कुछ प्रॉफिट बना लो। येस बैंक में भी ये देखा गया, हालांकि बहुत बड़ा नहीं लगाना चाहिए, अब ये मान के चलो 20 रुपये जीरो ही होगा, तो वहां पर कई बार टर्न अराउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट की थोड़े से ज्ञान आपको एक्स्ट्रा। ये बेटा क्या तो सोच आके नहीं आई क्या, एकदम ऐसा परेशान दिख रहा है, हमको ऐसा लगता है कि अभी कुछ इमोशनल बताते तो रो देगी एकदम।
अरे क्या बोलो, तुम लोग कितना हंस रहे हो? हाँ